हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर हमारी जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसके यूनिट 4 के बारे में। तो आज हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट 4 जो है उसका क्विक रिवीजन हम लोग देखने वाले हैं। आपको कंटिन्यू यहाँ पर अब जो है डेली क्लासेस मिलेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यूनिट 4 जो है उसका क्विक रिवीजन देखते हैं, शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि ये जो है सारी चीजें आपको शॉर्ट में सारी चीजें इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस यूजीसी नेट और देन एपी के जो बच्चे हैं उन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इसके साथ ही आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूँ, ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट और एपी की क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की शुरू हो चुकी है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो यहाँ पर मेरे साथ जुड़कर नेट स्टेट या एपी की तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो भी प्राइस की बात करें तो वो है 2,000 रुपए प्लस जीएसटी, जिससे एक मतलब 2,000 रुपए की प्राइस में आपको 3 कोर्स मिल रहे हैं, नेट सेट और एपी। तो देर ना करें, इसको ज्वाइन करना ना भूले। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का मतलब ये कि हमारा संविधान किस तरह बना, उसकी पूरी कहानी हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर कुछ कानून आए थे अंग्रेजों के जमाने में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कुछ, फिर यहाँ पर जब महारानी ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया तब भी कुछ कानून आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब कंपनी पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला एक्ट था ये। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा यहाँ पर कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया पहला एक्ट है ये। इससे क्या क्या हुआ वो ध्यान से सुनते चलिएगा। पहला, भारत में ब्रिटिश केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अभी तक बंगाल का गवर्नर बोला जा रहा था, बंगाल में एक पद था गवर्नर नाम का, उसका नाम चेंज किया गया। उसका नाम बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर या तो कंपनी का गवर्नर जनरल या उसका नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और ऐसा पहला व्यक्ति जो बंगाल का या कंपनी का गवर्नर जनरल बना वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। साथ ही 1774 में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है ना। तो एक सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में, और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज ये अपॉइंट किए गए। चीफ जस्टिस का नाम भी याद रखिएगा, कभी पूछे तो सर एलिजा एम्पे, ये चीफ जस्टिस थे उस समय जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। उसके चीफ जस्टिस कौन थे भाई? सर एलिजा एम्पे। और इसकी हेल्प के लिए अन्य 3 जज और बनाए गए। तो अन्य जज जो इनकी हेल्प के लिए बनाए गए वो थे लंबर, चंबर और हाइट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और काम हुए, जैसे यहां पर गवर्नर जनरल की मदद के लिए यहां पर 4 सदस्यीय काउंसिल बनाए गए। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। माने गवर्नर जनरल को इस परिषद के माध्यम से काम करना है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, 1773 के एक्ट से बात की गई, बनाया 1774 में था, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे और 3 अदर जज कौन थे? लंबर, चंबर और हाइट। ठीक है, ये इसमें प्रमुख कार्य थे जो आपको जानना चाहिए। फिर अगला एक्ट आता है 1781 का। अब 1781 का जो नाम है एक्ट का वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आपसे पूछा जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, तो 1781 में। क्या किया? तो हमने यहां पर किया कि गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, काउंसिल, अभी मैंने आपको बताया था 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, तो उसकी काउंसिल और कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको शासकीय कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया। तो यहां पर कहा गया कि भाई जो गवर्नर जनरल है या फिर जो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य है या कंपनी के जो कर्मचारी है वो अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेह नहीं होंगे, उन पर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल सकता। इसके अलावा राजस्व व कर वसूली के मामले को भी किससे बाहर कर दिया? कोर्ट से बाहर। तो यहाँ पर रेवेन्यू या टैक्स जो है यहाँ पर वसूली के जो काम थे वो अब क्या कर दिया, वो कोर्ट उसकी जो है जांच नहीं कर सकता, ये भी इसमें बोल दिया गया। ठीक है, अब कुछ लोगों की यहाँ पे ये भी डिमांड थी कि सर इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर दीजिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट वैसे हम लोग कर ही रहे हैं, पर और आपको प्रॉपर अब वहीं पे पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो गया अभी। तो बस इतना सही 1781 के एक्ट से हुआ था ना।
यही दो कहानियां हैं इसमें। फिर अगला आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, और इसमें एक मेन बात है, इसके माध्यम से कंपनी के कार्यों को हमने पृथक किया था। भाई कंपनी दो काम कर रही थी, पहले व्यापारिक कार्य कर रही थी और एक प्रशासन का। तो व्यापारिक कार्यों के लिए करने के लिए एक संस्था थी जिसको बोलते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। तो व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों के लिए कौन बनाया गया? 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहीं से भारत में पहली बार वैध शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो भारत में पहली बार कैसी शासन व्यवस्था देखने को मिली? पहली बार वैध शासन, डायरकी जिसको आप बोलते हैं, वैध शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी के अधीन जो भारतीय क्षेत्र थे उसको पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो इसमें क्या क्या हुआ? भारत में पहली बार डायरकी देखी गई। कंपनी के कामों को दो भागों में बांटा। व्यापारिक कार्यों को करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम करेगा, और प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई सदस्य बनाई गई, मतलब एक संस्था बनाई गई 6 सदस्यीय। इसके साथ ही कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र। इसके अलावा 1813 का चार्टर एक्ट देखिए, इसमें क्या हुआ? कंपनी की मोनोपोली खत्म की। कंपनी पहले क्या करती थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ जो भी विदेशी व्यापार थी वो सारा कंट्रोल कौन करती थी? कंपनी। अब ये कहा गया कि कंपनी की मोनोपोली खत्म होती, मतलब जो है यूरोपियन और व्यक्ति भी अगर भारत में व्यापार करना चाहते, विदेशी व्यापार करना चाहते तो कर सकते हैं। कंपनी को सिर्फ 2 चीजों पे मोनोपोली रहेगी, चाय और चीन के साथ व्यापार पर। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया और 2 चीजों पर अब भी मोनोपोली दी गई, चाय और चीन के साथ व्यापार पे। इसके अलावा ईसाई मिशनरीज जो थे उनको भारत आने की अनुमति मिली, उनको परमिशन दी गई कि वो भारत में आ सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी को कहा गया कि हर साल 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पे खर्च करना है। तो एक बात और ये कही गई कि हर साल भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पर कंपनी को कितना पैसा खर्च करना है? 1 लाख रुपए। ठीक है। अब इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम, अभी तक हमने यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल नाम किया था 1773 के एक्ट से। अब यहां फिर नाम चेंज होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया यहां पर? भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदला और क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और पहला व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी की मोनोपोली अभी तक बाकी सब चीजों पे खत्म कर ही दी थी 1813 के अधिनियम से, पर 2 चीजों पे भी बनी हुई थी, चाय और चीन, वो भी छीन ली। तो अब कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली खत्म, कंपनी को सिर्फ प्रशासनिक कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। यहां पर गवर्नर जनरल की परिषद में 4था सदस्य शामिल किया गया जिसका नाम रखा गया कानूनी सदस्य। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक 4था सदस्य और शामिल किया गया। पहले 4 थे, फिर 1 कम हो गया था, वापस 4था सदस्य फिर एड ऑन किया गया, का नाम था कानूनी सदस्य था। ये कानूनी मामलों के लिए लॉर्ड मेकाले को शामिल किया गया। और इन्हीं की अध्यक्षता में 1834 में भारत का पहला लॉ कमीशन बनाया गया, विधि आयोग। विधि आयोग बनाया गया था विधि के संहिताकरण के लिए, कोडिंग ऑफ लॉ, इसके लिए बनाया गया था विधि आयोग। ठीक है। फिर आते हम लोग 1853 का 1853 के चार्टर एक्ट पे। और 1853 के चार्टर एक्ट से क्या किया? गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी काम थे, माने कानून बनाने के काम और जो प्रशासनिक कार्य थे, उसको पहली बार अलग किया गया। पहले क्या था? गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी वो भारत में शासन प्रशासन करने का काम भी कर रहा था, प्लस साथ में यहाँ पर कानून निर्माण का काम भी कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमने कानून निर्माण के लिए यहाँ पर पहली बार केंद्रीय विधान परिषद, जैसे वर्तमान में संसद है ना, उस टाइप की केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई 6 नए सदस्यों के साथ। इसी को लघु संसद माना जाता था। पहली बार भारत में अगर आप देखिए पार्लियामेंट जैसा सिस्टम आया तो वो आता है इसी अधिनियम से, पार्लियामेंट जैसे व्यवस्था बनाए। सिविल सेवकों के भर्ती के लिए खुली प्रतियोगी प्रणाली शुरू करने की बात की कि एक ओपन एग्जाम कंडक्ट करें, और 1854 में मेकाले समिति बनी थी इसके लिए। इसके बाद आपको पता है कि अब इसके बाद 1857 की क्रांति हुई, शासन व्यवस्था पूरी यहाँ पर जो है महारानी ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और शासन पूरा अपने अंडर में ले लिया।
तो अब जो भी एक्ट आएंगे 1857 के बाद वो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के नाम से आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि महारानी ने पूरा शासन अपने अंडर में हाथ में ले लिया था, ब्रिटेन की महारानी ने, और वही रन कर रही थी। तो अगला जो आएगा वो आएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या किया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, भारत का शासन कौन देखने लगी, सीधे महारानी के अंडर में। हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, याद करो 1833 में नाम दिया गया था ये भारत का गवर्नर जनरल। इसका नाम फिर चेंज हुआ और इसका नाम कर दिया वाइसराय। पहले वाइसराय जो थे वो थे कैनिंग। इसके अलावा यहाँ पर एक नया पद बनाया गया इंडियन सेक्रेटरी के नाम से, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसको भी समाप्त कर दिया और भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया पद बनाया गया। और उसकी मदद के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद के नाम से एक संस्था बनाई। तो क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो चल रहा था वो खत्म, क्योंकि कंपनी खत्म हो गई। अब कंपनी को जो है व्यापारिक कार्य करने की परमिशन भी बंद कर दी, प्रशासनिक भी बंद कर दी। तो अब क्या है, अब यहाँ पर भारत में रहेगा वायसराय। और लंदन में एक नया पद बना दिया भारत सचिव, और उसकी मदद करने के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद भी बना दी। ये लंदन में बैठेगी परिषद और भारत में रहेगा वायसराय। फिर अगला एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या हुआ इससे, ये ध्यान से सुनिएगा। अब इससे ये किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। तो इसमें ये किया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। माने 3 लोग को पहली बार जो विधान परिषद बना था ना, उसमें सदस्य बनाया गया। 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको जो है विधान परिषद में सदस्य बनाया गया। इसके अलावा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस दी गई। माने पहला क्या कर रहा था कि यहाँ पर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो सबके लिए कानून बना रही थी, बंबई के लिए भी और मद्रास के लिए भी। अब यहाँ पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कहा गया कि भाई आपके लिए आप ही कानून बनाओ। केनिंग ने यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे अभी होता है ना हमारे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, हर मंत्रालय का एक मंत्री होता है और वो उसी से रिलेटेड काम करता है, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। वो पहली बार यहीं से शुरू हुआ। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद में सदस्य थे उन सबको अलग अलग काम दे दिया, एक को वित्त का काम दे दिया, एक को कानून बनाने का, ऐसे हर का काम अलग अलग कर दिया। और वायसराय को यहाँ पर अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दी गई। तो अगर आप देखें भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जैसी कहीं दिखती है तो वो इसमें दिखती है। इसके अलावा यहाँ पर अगला एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। और इससे क्या काम हुआ, तो विधान परिषद के जो सदस्य थे, केंद्रीय विधान परिषद, उसके सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। माने केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे वो सरकार से बजट पर बहस के मतलब बजट पर बहस भी कर सकते और सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे। हालांकि वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे और उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। इसके अलावा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर, गैर आधिकारिक सदस्य, उसके नामांकन के लिए सीमित और परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को चुनने के लिए इनडायरेक्ट मेथड अपनाई। हमने सीधे पब्लिक से नहीं कराया, जिला परिषद, विश्वविद्यालय के जो बोर्ड थे वहां से कुछ सदस्य चुने जाने लगे। फिर अगला आता है भारत परिषद अधिनियम और इसका एक नाम 1919 और इसका एक नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहाँ मार्ले नाम के जो व्यक्ति थे वो भारत सचिव थे और मिंटो हमारे यहाँ के वायसराय थे। तो ये दोनों जो लेके आए वो अधिनियम का नाम पड़ गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम की एक खासियत है, यहाँ मुस्लिमों के लिए पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। माने आप देखिए 1909 में जो काम हुआ वही 1947 में उसका परिणाम है। माने जो बीज 1909 में बोया गया था उसी का जो परिणाम निकला। सांप्रदायिकता का बीज जो बोया गया था वो 1909 में अंग्रेजों द्वारा बोया गया था और उसका परिणाम 1947 में देश का विभाजन रहा। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत की। क्या मतलब इसका, माने केंद्रीय विधान परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी, वहां से कैंडिडेट मुस्लिम रहेगा और मतदाता भी मुस्लिम, बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। तो धर्म के आधार पर सीटें रिजर्व होने लगी केंद्रीय विधान परिषद में और उन सीटों पर मुस्लिम धर्म का ही व्यक्ति रहेगा और मतदाता भी मुस्लिम, बाकी सब लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा उन क्षेत्रों में। तो ये व्यवस्था ही हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो विभाजन का कारण बनती है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसके अलावा पहली बार वायसराय की जो परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य को भी अपॉइंट किया गया जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
ये पहले भारतीय सदस्य थे। इसके अलावा विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको क्रॉस क्वेश्चंस पूछने का अधिकार भी दिया गया कि भाई वो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आता 1919 का अधिनियम, इसको आप बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, दोनों मिलकर जो लाए उसका नाम पड़ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या हुआ इसमें, तो प्रांतों में पहली बार डायरकी शुरू की गई। डायरकी का मतलब क्या है, प्रांतीय सूची जो विषय थे, प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा आरक्षित, आरक्षित विषय पर प्रांतों में जो गवर्नर होता था वो काम करता था, और एक रखा हस्तांतरित विषय, इस पर गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सहायता से काम करता था, भारतीय लोगों की सहायता से। तो प्रांतीय सूची जैसे अभी होती है ना राज्य सूची, उसके विषय को दो भागों में बांट दिया। कुछ विषय ऐसे जिस पर गवर्नर जनरल खुद से करता था, गवर्नर प्रांतों का, और कुछ ऐसे जिस पर यहाँ पर जो है वो भारतीय लोगों की सहायता से काम करता है। अब एक ही चीज के लिए दो दो व्यवस्था थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया द्वैध शासन। तो प्रांतों में पहली बार देश शासन। इसके अलावा केंद्र में बाइकेमरलिज्म माने द्विसदनीय व्यवस्था, माने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद के कानून बनाने के लिए अब दो सदन बनाए गए। जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा, ऐसा पहली बार दो सदन बनाए गए केंद्र में, और एक का नाम रखा राज्य परिषद, माने राज्यसभा को उस समय राज्य परिषद बोला गया, और एक केंद्रीय विधानसभा जो लोकसभा थी, और सीधे जनता से चुनाव कराना शुरू किया। इसके अलावा सिविल सेवकों की भर्ती के लिए हमने भारत में एक संस्था बनाने की बात की जिसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये बना 1926 में। पहले इसका नाम यूपीएससी जो था ये बना 1926 में। पहले इसका नाम था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, माने केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसके अलावा बजट को भी अलग अलग कर दिया। पहले केंद्रीय सरकार बजट बनाती थी राज्यों के लिए भी, अब दो बजट आने लगे, स्टेट का अलग केंद्र का अलग। तो स्टेट के बजट को केंद्र के बजट से अलग किया गया। फिर अगला आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है भाई, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे संविधान का मेन सोर्स है। संविधान में मतलब आप मान के चलिए 200 से ज्यादा आर्टिकल जो है इसी से लिए गए हैं। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी, और ये वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। इसमें क्या किया, प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके प्रांतों का पूरा शासन भारतीयों के हाथ में दे दिया। तो जैसे प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांट रखा था, वैसे बंद कर दिया, प्रांतों का पूरा शासन भारतीयों के हाथ में, बट केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया। तो केंद्रीय सूची के विषयों को दो भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। साथ ही शक्तियों के विभाजन के लिए क्या बनाई गई, तीन सूचियां, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई। 1935 में इसी के थ्रू आरबीआई भी बनाया गया, और 1937 में एक फेडरल कोड भी बनाया गया। तो फेडरल कोड की स्थापना भी की गई। और एक लास्ट सबसे अंतिम जिसके थ्रू भारत का विभाजन हुआ, इसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के थ्रू 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। भारत पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन बने, है ना, उपनिवेश जिसको बोलते हैं, और नए संविधान बनने तक दोनों का शासन 1935 के अधिनियम के तहत चलाया गया। और साथ ही कहा गया कि जब तक देश में चुनाव नहीं होते तब तक देश का जो प्रमुख रहेगा उसका नाम वापस से क्या रहेगा, गवर्नर जनरल। तो वापस से यहाँ पर गवर्नर जनरल नाम का व्यक्ति बनाया गया देश का प्रमुख। ठीक है, चल अब इसके बाद संविधान सभा और संविधान निर्माण की कहानी समझिएगा। देखिए, संविधान का जो निर्माण हुआ है वो हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। तो हुआ ये था कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चुनाव हुए और सरकार बदल गई। पहले विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार हार गई, और नई सरकार बनी जिनका नाम रखा, प्रधानमंत्री जो थे वो लेबर पार्टी से थे, उनका नाम था क्लेमेंट इटली। तो क्लेमेंट इटली नाम के व्यक्ति यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल के 3 सदस्य उनको भारत भेजा कि भारत में संविधान कैसे बनाना है, भारत को आजादी कैसे देना, उस पर विचार करने के लिए। इसी को आप बोलते हैं कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे ना, 3 कौन कौन से थे वो भी याद रखिएगा। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स
और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। ये 3 लोगों ने ही भारत में संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव दिया। इसी ने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी जिसमें मैक्सिमम सदस्य रहेंगे 389, 389 रहेंगे। कितने? 389। जिसमें से बोला गया यहां पर कि 296 माने 292 तो जो हमारे ब्रिटिश भारत के प्रांत है वहां से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से, और बाकी जो 93 है वो देशी रियासतों से आए, 92 देशी रियासतों से आए। साथ ही चुनाव का इन्होंने बोला कि इनका सदस्यों का, क्योंकि ये देखिए इस पे चुनाव नहीं होना था देशी रियासतों वालों, क्योंकि देशी रियासत वाला सीधे अपॉइंट करता था, मनोनीत होते थे। यहाँ चुनाव होना था, और चुनाव होना था इनडायरेक्ट प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब भारत में चुनाव भी हुए, और प्रांतीय विधान मतलब अगर बात करें तो 208 सीटें, 296 सीटों पे चुनाव हुए, 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 72 सीटें मुस्लिम लीग को मिल रही। जब मुस्लिम लीग की सीटें कम थी तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का, और फिर से वही पाकिस्तान के निर्माण की मांग। तो यहां पर फिर से जो है पाकिस्तान मतलब 1947 के अधिनियम से पाकिस्तान बना दिया गया। अब संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तो पहले 389 बोला गया था, बट विभाजन के बाद रहेगी 299। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। अब कोई बैठक होती है, उसको चलाने के लिए किसी व्यक्ति को सदस्य बनाना पड़ता, तो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और उपाध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाए अस्थायी तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, मतलब संविधान सभा की दूसरी, कुछ कुछ जगह तीसरी भी बोलते हैं। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, और बी.एन. राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव, वो पेश हुआ है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यही जाके आगे जाके क्या बना? संविधान की प्रस्तावना। अब जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो संविधान में जो सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई। उसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7। ठीक है, इसी का काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। तो इसमें एक अध्यक्ष, वो 6 सदस्य थे भाई, है ना। अब संविधान बनने में अगर समय की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना है कि संविधान बन का फाइनल ड्राफ्ट यहां पर मतलब जो पास हो गया, बन जो गया था, वो 26 नवंबर 1949 को बना था, और इस समय 284 सदस्य प्रेजेंट थे 26 नवंबर 1949 को उन्होंने 284 सदस्यों ने साइन कर दिया और संविधान बनकर रेडी हो गया। बट लागू हमने किया 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब कितने सदस्यों ने साइन किया? तो 284। तब तैयार हुआ बनकर 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब हम कुछ नई चीजें देखते हैं इसमें। पहला हम लोग बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। अपने संविधान में एक प्रस्तावना पड़ती है, तो संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की स्टार्टिंग में उसका एक सामान्य परिचय जो होती है वो प्रस्तावना कहलाती है, और इसमें 3 शब्द हमने जोड़े हैं बाद में। कुल प्रस्तावना में हमने बाद में 45वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। केशवानंद भारती केस एक हुआ था 1973 का, जिससे मूल ढांचे का सिद्धांत आता है। मूल ढांचे का सिद्धांत ये है कि भाई जो संसद मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, और इसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया कि अब इसमें संशोधन नहीं हो सकता। भारतीय संविधान की कुछ विशेषता, एक तो ये लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। दूसरा, ये संप्रभु गवर्नमेंट बनाता है। संप्रभु का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी है या शासन ऐसा है जो किसी बाहरी देश के दबाव में काम नहीं करेगा, अपने डिसीजन खुद लेगा। समाजवादी रहेगा, उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार रहेगा, समाज का अधिकार है। देश सेक्युलर रहेगा, यहाँ सभी देश सरकार का कोई एक धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी। लोकतंत्र रहेगा, यहाँ गणतंत्र रहेगा, प्लस कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण रहेगा। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण का मतलब है
संविधान में कुछ प्रावधान इजीली संशोधित हो जाएंगे तो किस में बहुत मुश्किलों से संशोधन होगा। अब यहाँ पे थोड़ी कहानी आगे बढ़ी है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों का वर्णन क्या है, तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। और कहां से लिए हमने ये मूल अधिकार लिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 12 में आपको पता है राज्य की परिभाषा दी गई है, तो आर्टिकल 12 में, क्योंकि ये मूल अधिकार जो दिए गए ना, ये राज्य के विरुद्ध ही नागरिकों को दिए गए, राज्य के विरुद्ध, कि राज्य ऐसा कोई काम ना करे जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो। और मूल अधिकार कहते हैं कि इसको वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, वे मूल अधिकार है। तो 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य का मतलब क्या है, संसद व केंद्र, संसद व केंद्र, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, लाइट चली गई है, चलिए। तो अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत कौन आता है, तो राज्य के अंतर्गत आती है केंद्र सरकार व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय व अन्य प्राधिकरण, प्लस अन्य प्राधिकरण, ये सब राज्य में, इनके खिलाफ ही आपको दिए गए फंडामेंटल राइट। तो ये अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि भाई मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, माने ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के खिलाफ है या उसको कम करता है, वो यहाँ पर जो है शून्य होगा। अब देखिए हमारे पास में अभी वर्तमान में कितने अधिकार है, तो संविधान में आपको 6 अधिकार दिए गए, पहले 7 थे, मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, है ना। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंतर्गत आपका एक फंडामेंटल राइट था, बट उसको हटा दिया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया, तो अभी 6 ही है प्रेजेंट में। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून की नजर में सब बराबर होंगे, और ये टर्म हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से, ठीक है। ये टर्म्स हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। तो विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून की नजर में सब बराबर है, कानून सबको एक नजरिए से, सबको समान नजरिए से लागू होगा। ये कहां से आई है, ब्रिटेन से। ऐसे ही होता है विधि का समान संरक्षण, जो टर्म्स हमने लिए यूएसए से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर समान व्यक्तियों के साथ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा और समान व्यक्तियों के साथ असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार होगा। माने दंड देते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध। माने किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और इसी के भी 6 आर्टिकल याद रखिएगा, 15(1) से लेकर 15(6) तक का आर्टिकल है। फिर अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन में अवसर की समता, सरकारी नौकरियों में यहाँ पर अवसर की समता की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत करता है कि भाई छुआछूत का व्यवहार भारत में नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 18 की बात करें तो ये उपाधियों का अंत करता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अब कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। वहीं अगर आप अगला अधिकार देखिए तो वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, वो डिस्क्राइब किया गया अनुच्छेद 19 से 22। और 19 क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधी कुछ स्वतंत्रता है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति माने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आपको 19 आर्टिकल में। आर्टिकल 19 में इसमें वाक की स्वतंत्रता सहित 6 अधिकार दिए गए हैं। भाई कहीं भी आपको संगम, संघ बनाने का, शांतिपूर्ण बैठक करने का, कहीं भी घूमने जाने का, भारत में सर्वत्र घूमने का, निवास करने का, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो जो अपराधी है उसको भी कुछ संरक्षण दिया गया है। दोहरे दंड से बचाव की बात की गई कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं, गवाही के लिए बाध्य नहीं। अगला क्या बोला गया है, भूत लाक्षणिक, माने क्रिमिनल लॉ कभी भी पास्ट की डेट से पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, वो लागू नहीं होंगे। भूत लाक्षणिक दांडिक विधि नहीं, माने क्रिमिनल लॉ कभी भी पास्ट की डेट से लागू नहीं होंगे।
आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो आर्टिकल 21 में आपको दो स्वतंत्रता देगी कि आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी जब तक आपने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। इसी के अंतर्गत वर्तमान में ढेरों स्वतंत्रता आ गई। सोने का अधिकार बाबा रामदेव के केस से मिला हुआ है, विदेश घूमने का अधिकार मेनका गांधी के केस से, प्राइवेसी का अधिकार मिला हुआ है खड़क सिंह वाले मामले से। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार आपको इसमें मिले हुए आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 ए में दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 द्वारा। अनुच्छेद 22 में दिया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो कोई व्यक्ति जिसको बंदी बना गया उसको कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है? गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। ठीक है, और साथ में क्या बताया गया है, मतलब उसको अपने पसंद के विधि व्यवसाय से संपर्क करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये कुछ अधिकार उसको दिए। चलिए अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया आर्टिकल 23-24 में। अनुच्छेद 23 कहता है मानव की तस्करी, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम बेगार प्रथा का निषेध करता है कि भाई बलपूर्वक मानव से काम नहीं कर सकते, दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, है ना। और बेगारी प्रथा पर भी बिना वेतन के उसको काम नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है उनके नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। वही आर्टिकल हम लोग अगला अधिकार देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में, और अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, संदाय का मतलब पेमेंट, माने किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के नाम पे सरकार को टैक्स वसूल नहीं कर सकती। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की, कोई व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और राज्य द्वारा जो प्रायोजित है, राज्य के जो शैक्षणिक संस्थान वहां तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जाएगी। अगला है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए 29-30 में दिया गया। ये 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यकों को अपनी जो है भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ये चीजें वो संरक्षित कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 30 में कहा गया कि उनको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ एक बात आपको बताया गया कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, बट उसको हमने हटा दिया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अब वो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत क्या है, कानूनी अधिकार। फिर अगला आपको दिया गया है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका लास्ट फंडामेंटल राइट है जो अनुच्छेद 32 में है, और इसमें कहा गया कि इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 रीट जारी कर सकता है। पहली हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध बंधक बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करता है। फिर एक होता है परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने पद पर बैठा हुआ काम नहीं कर रहा है तो ये आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश देते हैं, आपका एक काम है, आपको करना होगा। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। तो जब कोई निचली स्तर की कोर्ट या अन्य जो ट्रिब्यूनल है वो कोई ऐसा काम करे जो उसको सुनने का अधिकार नहीं है तो उसको रोका जाता है। उत्प्रेषण का मतलब है मंगाना। तो निचली अदालत से कोई मामला अपने ऊपर पास बुलाता है तो उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। और अधिकार प्रच्छा का मतलब है ये रीट जारी करके यहाँ पर लोक प्राधिकारियों से पूछा जाता है कि आपने कोई काम किस अधिकार से किया। इसी अधिकार को यहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान के हृदय या आत्मा। ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में बता दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं जो दिए गए अनुच्छेद 36 से 51 में भाग 4 में। कहां से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और इसके बारे में केटिशा ने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह है कि जैसे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, मतलब उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर अगर आपके डीपीएसपी का उल्लंघन हो, सरकार डीपीएसपी को लागू ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते।
इसलिए सरकार की इच्छा पर हुए, राज्य की इच्छा पर है, उसको कब लागू करेगा। और ये गैर न्यायोचित मतलब नॉन जस्टिसिएबल है, इनके उल्लंघन पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। मूल अधिकारों के लिए तो कोर्ट जा सकते थे, इनके लिए नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए आप सारे आर्टिकल इसके भी देख लीजिए फटाफट फटाफट। अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सोशल सिस्टम बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 ए कहता है समान न्याय व निशुल्क कानूनी सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। 39 बी और सी क्या कहता है, संसाधनों का सही वितरण किया जाएगा और धन का संकेंद्रण पर रोक लगाई जाएगी, मैंने कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही धन एकत्रित ना हो जाए, इस पर रोक लगाई जाएगी। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये भी राज्य की जिम्मेदारी। चलिए अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में आप राज्य से काम, शिक्षा व लोक सहायता पा सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, ऐसी स्थिति में आप सरकार से काम, शिक्षा और लोक सहायता पा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो अनुच्छेद 42 में बोला गया है काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध। तो काम के लिए आपको सही मतलब जो है कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, और प्रसूति सहायता की भी बात की गई। अनुच्छेद 43 में कहा गया कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 करता है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी चर्चा में भी है, तो आपको ध्यान रखना किस आर्टिकल में, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। अनुच्छेद 46 में कहा गया एससी एसटी व अन्य कमजोर बच्चों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि। अनुच्छेद 47 में कहा गया पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य, ये राज्य का कर्तव्य है। शराबबंदी इसी आर्टिकल के थ्रू होती है 47। 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, गो हत्या पर रोक लगेगी तो आर्टिकल 48 के थ्रू। अगला कहा गया 48(1). 48(1) में क्या कहा गया है, 48(a) में कहा गया है यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य की जिम्मेदारी है, जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसी के थ्रू हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून इसी आर्टिकल के थ्रू बनते हैं। 49 में कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। वहीं आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि करने की जिम्मेदारी राज्य की। ठीक है, अब यहां से हम अगली बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में पहले थे नहीं, बट हमने इसको जोड़ा है भाग 4(a) में, और उसके अंतर्गत एक आर्टिकल शामिल किया, अनुच्छेद 51 है, उसमें मूल कर्तव्यों की बात की है, फंडामेंटल ड्यूटीज। कहां से लिए, सोवियत संघ के संविधान से। और ये हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन से 10 जोड़े थे। बाद में 11वां संविधान मतलब जो है मूल कर्तव्य हमने जोड़ा है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो टोटल अभी 11 है। कितने मूल कर्तव्य भाई, 11, और एक एक करके देखते चलिए। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। तीसरा भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा देश की रक्षा करे व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, ऐसी प्रथाओं को त्यागे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको संरक्षित करे। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। अगला बताया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और अगला लास्ट जो है, जो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा, 11वां, यदि माता पिता का कर्तव्य है कि या अभिभावकों का कर्तव्य कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाए। अब हम अगला पढ़ते हैं, टॉपिक हमारे जो दिया गया है वो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और संघ सरकार।
तो हम लोग देखते हैं कि जो संविधान है ये केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है, सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने का साधन है। यही एक विचारक है ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इसमें भारतीय संविधान को एक सोशल डॉक्यूमेंट कहा है। संविधान संशोधन हमारे यहाँ होता है भाग 20 अनुच्छेद 338 के थ्रू। तो हमारे संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया बताई गई है और वो हमने लिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है या तो 2/3 बहुमत से या फिर 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। सरकार या संसद संविधान संशोधन कर सकती है, संसद के पास अधिकार है, बट वो मूल ढांचे के बदल नहीं सकती। मैंने संविधान की ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। वही वर्ष 2000 में गठित एक आयोग था MN वेंकटचलैया आयोग, उसने संविधान के कामकाज की समीक्षा भी की। अब देखिए केंद्र सरकार की संरचना और उसकी कार्यशैली देखिए। हमारे पास संसद बताई गई है, तो हमारे पास एक होती है संसद, और संसद का वर्णन कहाँ किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 79 से 122 में। तो हमारे यहाँ संसद का गठन होता है आर्टिकल 79 के थ्रू, और संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब 80 आर्टिकल में राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं और द्वितीय सदन भी कहते हैं ना। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। इसमें राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से 12 सदस्यों को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। इनका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त। लोकसभा को हम निम्न सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं या प्रथम सदन भी कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का है। राज्यसभा का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, पर सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। अब यहां पर कैसे विधायी, तो दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा के मतलब बीच बिल को लेकर अगर कोई गतिरोध होता है तो फिर राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के थ्रू, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब धन विधेयक क्या होता है, तो धन विधेयक वह विधेयक है जिसकी परिभाषा दी गई आर्टिकल 109 में, और इसकी पारित करने की प्रक्रिया 110 में दी गई है। 110 में कहा गया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये लोकसभा में पेश होगा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक क्या विधेयक है, भारत की संचित निधि से धन आहरण से संबंधित, लोक लेखा निधि, आकस्मिकता निधि से धन आहरण या जमा करने से संबंधित, किसी प्रकार के टैक्स को बढ़ाने, घटाने या बदलने से संबंधित जो विधेयक है वो धन विधेयक कहलाता है। संसदीय समितियों में एक समिति होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 सदस्य होते हैं। एक होती है प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य हैं और सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। फिर कार्यपालिका को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो कार्यपालिका में हमारे यहाँ पर पहला व्यक्ति है राष्ट्रपति, और उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो संसद के दोनों सदन माने लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अनुच्छेद 61 में इस पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 के तहत क्या शक्ति दी गई है, अध्यादेश जारी करने की। ठीक है। अब यहां आप लोगों को लग रहा होगा कि सर शॉर्ट है, तो शॉर्ट होने का रीजन है क्योंकि ये टॉपिक पूरा संविधान मुझे 1 यूनिट में समेटना है। अब आप समझिए कि मुझे कितना डिफिकल्ट टास्क है कि 1 यूनिट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समेटना है, और ऊपर से समय है नहीं, आप लोगों के पास सीमित समय है। तो हम शॉर्ट रिवीजन ही कर रहे हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट ही लेके चल रहे हैं ना, डिटेल नहीं लेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि एक तो आपको समेटना भी है, दूसरा संविधान एक टॉपिक में पूरा वो समेटना बहुत लंबा टास्क है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं कि आप लोगों की लास्ट मोमेंट पे ये रिवीजन हो जाए। जो मेन काम की चीजें सिर्फ वही देख रहे हैं ना, तो आप लोगों का ये सिर्फ रिवीजन है ना। आप ये मत समझिएगा बिल्कुल फ्रेश पढ़ रहे हैं, वो नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसका वर्णन अनुच्छेद 74 75 में है। 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये 75 में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे।
91 कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बताया कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, लोकसभा के प्रति। वहीं 75(2) में कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर संघवाद, न्यायपालिका और राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समझ लीजिए। हम लोग थोड़ा सा संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों की कहानी बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। इससे शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक है संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है, एक है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, सामान्यतः कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी बना सकती है। एक है समवर्ती सूची जिस पर दोनों बनाते हैं। अवशिष्ट विषय 248 आर्टिकल में दी गई, बट वो केंद्र के पास है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। हमारे यहाँ पर कुछ विशेष परिस्थिति जैसे राष्ट्रीय आपातकाल या राज्यसभा का जो प्रस्ताव है अनुच्छेद 249 में उसकी प्रक्रिया दी गई है, इसके थ्रू संसद राज्य सूची के विषयों पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो वैसे तो सब अपनी अपनी लिमिट में ही काम करते हैं, संसद संघ सूची पे, राज्यसभा मतलब राज्य विधानमंडल राज्य सूची पे, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है। अनुच्छेद 263 के तहत क्या बताई गई है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है कि गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो अंतरराज्यीय परिषद बना सकते हैं ताकि राज्यों के बीच विवाद खत्म कर सके, और अभी तक एक बार बनी 1990 में गठित। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक बार क्या बना सकता है, वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। अब केंद्र और राज्य के बीच में विवाद के विषय क्या है, तो अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग सबसे बड़ा विवाद रहा है। एसआई बोम्मई विवाद से कहा गया है, मतलब कभी कभी केंद्र अपनी शक्तियों को मिसयूज भी करता है ना, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा देना, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, वित्तीय मामले में केंद्र का पावरफुल होना, है ना, राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में बिना राज्य की परमिशन के बदलाव करना। तो बहुत सारी चीजों में केंद्र ज्यादा पावरफुल है हमारे यहाँ पर। इसलिए मॉरिस जॉनसन ने इसे सौदेबाजी का संघवाद कहा। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा, मॉरिस जॉन्स ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसको कहा है सहकारी संघवाद। और वर्तमान में केंद्र सरकार नीति आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दे रही है। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए यहाँ पर राजमन्नार समिति भी बनी थी 1969 में, आनंदपुर साहब प्रस्ताव भी बना 1973 में। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, और पुंछी आयोग, आपने सुना होगा मदन मोहन पुंछी आयोग, ये सब आयोग भी बने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए। अब हम थोड़ा सा न्यायपालिका की कहानी भी समझिए। भारत में न्यायपालिका का जो ढांचा है वो पिरामिड की बात है। पिरामिड की बात मतलब इस टाइप का, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय, और फिर नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो ये पिरामिड के जैसे नीचे ज्यादा है और फिर ऊपर जाते जाते लास्ट में एक ही बचता है, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये सब हमारे यहाँ पिरामिड के शेप में है। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 से 27 में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के थ्रू होती है राष्ट्रपति द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कॉलेजियम सिस्टम से। इस कॉलेजियम में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के ये रहते हैं। ये जिसका नाम राष्ट्रपति जी को बताते हैं उसी को राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की कुछ योग्यता है, भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में यहाँ पर क्या किया हो, 5 साल तक जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का जानकार हो। इनमें से कोई भी एक योग्यता है, और प्लस भारत का नागरिक है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जिसका नाम बताएंगे राष्ट्रपति जी उसी को बताएंगे।
यहाँ मूल क्षेत्र अधिकार दिया गया है, केंद्र राज्यों के बीच में विवाद सुलझाने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है, आर्टिकल 131 के थ्रू। इसके अलावा हाई कोर्ट से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल और क्रिमिनल मामले में। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रपति जी 143 आर्टिकल के थ्रू उससे सलाह भी ले सकते हैं, तो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार दिया गया 143 में, और राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों में सलाह भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाउंडेड नहीं है और राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 32 के थ्रू वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, हमने आर्टिकल 32 में देखा है। अनुच्छेद 129 के तहत वह एक अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? अभिलेख न्यायालय वह होता है जिसके पास 2 पावर है, उसके सारे डिसीजन किस रूप में रखे जाए? रिकॉर्ड के रूप में रखे जाए। क्या? निर्णय। तो उसके निर्णय अगर रिकॉर्ड के रूप में रखे जाए। दूसरा, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति हो, तो ये अभिलेख न्यायालय है, दंड देने की शक्ति। हाईकोर्ट की बात करें तो ये 214 से 231 में बताया गया है ना, और 214 में कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, पर जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, बीच एक हाईकोर्ट। ठीक है, ये 7वें संविधान संशोधन से हमने बताया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 साल की एज तक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है वो 65 वर्ष तक, ये भी याद रखिएगा। हाईकोर्ट के पास रीट क्षेत्र अधिकार है, तो अनुच्छेद 226 के थ्रू वो मूल अधिकार व अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, PIL की भी अधिकार दिया गया है, और ये मूल ढांचे का हिस्सा है। एल चंद्र कुमार वाद में इसमें कहा गया है। भारत में जनहित याचिका, जनहित याचिका का फुल फॉर्म है पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये शुरू की थी 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती व VR कृष्णन अय्यर द्वारा SP गुप्ता वाद के जरिए। PIL का मतलब है कि जैसे तो नियम ये है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध हुआ, कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, बट जरूरी नहीं, उसके बिहाफ पर कोई और भी लगा सकता है। लोकहित को ध्यान में रखते हुए इसको बोलते हैं PIL। इसके अलावा हम लोग बात करें राजनीतिक दल, चुनाव आयोग व राजनीतिक मुद्दे, तो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों का उदय, नीतियों को प्रभावित करने वाले हित, इसकी हम लोग कहानी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भाग 15 में हमारे यहाँ अनुच्छेद 324 के थ्रू एक चुनाव आयोग की बात की गई। तो हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग है जिसमें 3 सदस्य है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक चुनाव आयोग है जो 4 चुनाव कराता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के पास 4 जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद और स्टेट विधानमंडल। ये 4 चुनाव कराने की जिम्मेदारी केंद्र वाले के पास है। कहाँ वर्णन है? भाग 15 में वर्णन है। किस आर्टिकल में वर्णन है? 324 से 329 में वर्णन है। अभी क्या स्ट्रक्चर है? 3 होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी हेल्प के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त, और ये 1993 से यही ढांचा है। पहले 1 सदस्य था चुनाव आयोग। चुनाव सुधार के लिए कुछ समितियां भी बनी है, तारकुंडे समिति। इसी ने कहा था मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने की, और हमने किया 61वें संविधान संशोधन। दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी EVM के उपयोग से रिलेटेड। बोहरा समिति 1993 राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनावों में सरकार द्वारा फंडिंग करने के लिए। और अस्मिता व क्षेत्रवाद की बात करें तो भारतीय राजनीति में वर्ग, जाति और पिछड़े वर्ग का, लिंग का आदि का प्रभाव देखने को मिलता है। रजनी कोठारी ने कहा है कि भारत में जाति का राजनीतिकरण हो चुका है, उनकी पुस्तक का नाम भी है ये। भारत में राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधक है क्षेत्रवाद। लोग जब अपने अपने क्षेत्रों की सोचते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर काम करते हैं, अलगाववाद, तो ये सबसे बड़ी बाधक मानी जाती है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं राजनीतिक दल के बारे में। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का वैसे तो कोई उल्लेख है नहीं। राजनीतिक दलों को जो मान्यता मिलती है, पंजीकरण जो होता है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत होता है। चुनाव आयोग ही करता है ये। तो यहाँ पर ध्यान रखना है,
राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है, उसका स्तर, राष्ट्रीय पार्टी कौन रहेगी, राज्य स्तरीय पार्टी कौन रहेगी, ये सब डिसाइड चुनाव आयोग करता है। 10वीं अनुसूची हम लोग लेकर आए थे 52वें संविधान संशोधन से, इसके माध्यम से पहली बार राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग मिला। और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। चुनाव चिन्ह आदेश 1938 के तहत कैसे मिलता है पार्टी के लिए मान्यता के लिए? किसी दल को अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करनी पड़ती है। तो चुनाव चिन्ह आदेश अधिनियम 1968 के तहत किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 शर्तों में से एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हो। दूसरा, लोकसभा विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में कुल वोटों का 6% मिला हो, साथ ही कम से कम 4 लोकसभा की सीटें भी मिली हो। या फिर पार्टी ने लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो, जो कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हो। इन तीनों में से कोई एक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पार्टी। कितनी राष्ट्रीय पार्टियां? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सबसे पहले है कांग्रेस, 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी? एवो ह्यूम ने। फिर दूसरी है बीजेपी, 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने बनाई थी। फिर एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी, 1964 में बनी थी, नंबूदरी पाद ने और ज्योति बसु ने बनाई थी। फिर बीएसपी बनी थी, बहुजन समाज पार्टी, 1984 में काशीराम और मायावती ने। एनपीपी को 2013 में मान्यता मिली है, राष्ट्रीय पार्टी की पीएस संगमा ने बनाई थी। और एक है आम आदमी पार्टी, जो 2012 में केजरीवाल ने बनाई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी टाइमलाइन देखिए, कौन कौन सा आंदोलन कब हुआ। 1885 में कांग्रेस बनी, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एवोह्यूम द्वारा स्थापना, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, इसके विरोध में यहाँ पर जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1906 में क्या बनी? मुस्लिम लीग। ढाका में बनाए गए नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, तो कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, गरम दल, नरम दल। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। 1913 में गदर आंदोलन हुआ, गदर पार्टी बनी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। 1915 में गांधी जी भारत आए और 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी, मतलब उनकी 9 जनवरी को वापसी हुई दक्षिण अफ्रीका से, वो भारत आ गए 1915 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में लखनऊ समझौता हो गया और होम रूल लीग की स्थापना। तो तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग समझौता हुआ, साथ ही यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया, साथ ही नरम दल गरम दल का भी विलय हो गया। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह ये। 1918 में अहमदाबाद व खेड़ा आंदोलन हुआ, मिल मजदूरों के लिए गांधी जी की पहली भूख हड़ताल है ये, ठीक है। और खेड़ा का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह। 1919 में रोलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन चला, पहला देशव्यापी आंदोलन था, बट ये वापस ले लिया गया था 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के कारण। 1925 में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था, मतलब काकोरी ट्रेन लूट ली गई थी बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह द्वारा। 1927 में साइमन कमीशन आया था, बाद में प्रशासनिक सुधारों की जांच के लिए। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध हुआ। 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की और पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च शुरू हुआ। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की। 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1932 में पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यरवदा जेल में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस छोड़ने के बाद। 1940 में अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह आया, दिल्ली प्रस्ताव और गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे पंडित नेहरू। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन है शुरू होता है।
8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने सीतापुर में कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। 1945 में क्या हुआ, तो 1945 में यहां पर वेवेल प्लान आता है, शिमला सम्मेलन जो है वो भी हुआ है यहां पर। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसके थ्रू संविधान सभा का गठन हुआ, और नौसेना विद्रोह होता है फरवरी में रॉयल इंडियन नेवी द्वारा। 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है जिसके थ्रू भारत का विभाजन हुआ और ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, ये पूरी एक कहानी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताई है ताकि आपको पूरी टाइमलाइन के साथ याद रहे क्या क्या हुआ था। अब चुनावी व्यवहार व राजनीतिक प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ कहानियां हैं वो समझिए। मतदाताओं द्वारा मतदान करते समय किए जाने वाले व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया को चुनावी व्यवहार कहते हैं। तो मतदान व्यवहार का मतलब है कि मतदाता मत देते समय किन किन चीजों से प्रभावित होता है, उस समय उसका क्या बिहेवियर रहता है, उसकी स्टडी करना मतदान व्यवहार कहलाता है। रजनी कोठारी, इन्होंने भारतीय राजनीति में जाति का राजनीतिकरण और कांग्रेस प्रणाली का सिद्धांत दिया। माइरन वीनर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी, इसमें मतदान व्यवहार हित समूह का अध्ययन किया। योगेंद्र यादव, इन्होंने वंचित वर्गों की चुनावी सक्रियता को तीसरा लोकतांत्रिक उभार कहा। चुनावी व्यवहार, मतदान व्यवहार प्रभावित होता है जाति, वर्ग, लिंग, करिश्माई नेतृत्व, लोक कल्याणकारी योजना, सोशल मीडिया। माने लोग इन सब चीजों को देखकर वोट करते हैं, जाति को, वर्ग को, लिंग को, नेतृत्व को देखकर, योजनाएं और सोशल मीडिया। स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से आंदोलन हुए, तो पहले एक हुआ था नील विद्रोह 1859 से 60 में बंगाल में जबरन नील खेती के खिलाफ। दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में इसका सजीव चित्रण है। एक पाबना विद्रोह होता है बंगाल में जमींदारों के खिलाफ, नारा था हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ गुजरात में, बढ़े हुए लगान के खिलाफ, और इसका नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने, यहीं से उनको सरदार की उपाधि मिली। अखिल भारतीय किसान सभा बनी 1936 में जिसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, इसकी लखनऊ में स्थापना। भारत का पहला संगठित अखिल भारतीय किसान मोर्चा। स्वतंत्रता के बाद क्या क्या आंदोलन हुए, तो तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 51 में, हैदराबाद रियासत में जमींदार और निजाम के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था ये। नक्सलबाड़ी आंदोलन पश्चिम बंगाल में चारू मजुमदार, कानू सन्याल के नेतृत्व में। नव कृषक आंदोलन बाजार उन्मुख मांगों के लिए, और महाराष्ट्र में शरद जोशी शेतकारी संगठन, ये यूपी में महेंद्र सिंह टकेत के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। इसी के अलावा जाति या लिंग आधारित भी कुछ आंदोलन हुए, जैसे सत्य शोधक समाज आंदोलन, ये हुआ था ज्योतिबा फुले द्वारा। ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी गई और शूद्रों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। एक था एसएनडीपी आंदोलन, केरल में श्री नारायण गुरु द्वारा किया गया है। एजवा जाति आंदोलन, मानवता के लिए एक ईश्वर एक जाति एक धर्म। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ तमिलनाडु में, ईवी रामास्वामी पेरियर द्वारा। अंबेडकर जी ने भी इसमें काम किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 में। महार सत्याग्रह किया उन्होंने 1927 में। सार्वजनिक तालाब से अछूतों को पानी पीने का अधिकार दिलाया, पहला नागरिक अधिकार आंदोलन था। इसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी था। कुछ महिला आंदोलन भी हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा को बैन किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया 1856 में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में बना एनी बेसेंट द्वारा। और चिपको आंदोलन भारत का पहला बड़ा पारिस्थितिकी नारीवादी आंदोलन है। कुछ फैक्ट हैं सीधे सीधे। प्रांतों में द्वेष शासन के जनक कौन है? लियोनल कार्टिस। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव। संपत्ति का अधिकार अभी क्या है? अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार, जिसको हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से मूल अधिकार से हटाया। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य सभी लोकसभा से। भारत में पीआईएल मतलब जनहित याचिका, इसके जनक कौन है? जस्टिस
PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर। कुछ फेमस स्टेटमेंट, भारतीय संविधान एक सोशल डॉक्यूमेंट है, ये ग्रेनविल स्टीन ने कहा। भारतीय संविधान सहकारी संघवाद का उदाहरण, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। भारतीय संविधान अर्धसंघीय, ये केसी वियर ने कहा। भारतीय संघवाद सौदेबाजी का संघवाद है, ये मॉरिस जॉनसन ने कहा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया, ये किसने कहा? केटी शाह ने। भारतीय राजनीति में मुख्य संघर्ष जाति के राजनीतिकरण का है, ये रजनी कोठारी ने कहा। भारत में एक कांग्रेस प्रणाली कार्य कर रही थी, ये भी रजनी कोठारी ने कहा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन यहाँ एंड होता है। यूनिट 4 बड़ा मुश्किल है, इसको समेटना कोशिश की है, एक प्रयास किया आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। यहाँ से फिर अगली आपको यूनिट 5 मिलेगी। ठीक है, कोर्स की आपको जानकारी है सही। ऑल एग्जाम प्लेसमेंट नेट सेट एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जिसकी प्राइस मैंने आपको बताई थी 2000 प्लस जीएसटी। इस एक प्राइस में आपको 3 कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।